अस्सलाम वालेकुम। मैं पुष्किन आगा वर्टेक्स इवेंट्स की जानिब से आप सबका खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक सेशन किया था कोविड के ऊपर डॉक्टर एस अकबर के साथ, और मैं क्या बताऊं, वो माशाल्लाह से इतना कामयाब सेशन रहा और हमारे पास इतने ज़्यादा मैसेजेस और हमारे चाहने वाले, बल्कि डॉक्टर साहब के चाहने वालों के इतने ज़्यादा कॉल्स आए कि हमको डॉक्टर साहब के साथ एक और स्पेशल सेशन डायबिटीज़ के लिए करना पड़ रहा है। और माशाल्लाह से डॉक्टर साहब की चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार फिर डॉक्टर साहब को आपके सामने रूबरू किया जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं शुक्रिया अदा करना आपका चाहता हूं खुशामदीद है इस आज के सेशन में। आपके चाहने वालों ने बहुत सही दिल से मैं शुक्रगुजार हूं। उसकी वजह यह है कि मेरे जी पास भी सर। मैसेजेस आते रहे। मैंने कहा कि आपसे कांटेक्ट करें इसके मुतालिक। देखिए, मैं आपका और प्लस उनका, जो लोग बेचारों ने प्रोग्राम देखा और दोबारा रिक्वेस्ट करी, मैं दोनों का सही दिल से शुक्रगुजार हूं कि मुझे दोबारा आने के लिए एक इनविटेशन दिया गया। आई एम रियली 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 हाईली एक्साइटेड एंड थैंकफुल टू ऑल। थैंक यू सो मच सर। तो एक बात और बताता चलूँ सबको कि आज का ये प्रोग्राम बिन सिना पैथ लैब, जो कि अलीगढ़ में मुजम्मिन कॉम्प्लेक्स में है, उनकी तरफ से पावर्ड बाय इवेंट है। ये वो एक स्पेशलाइज्ड लैब है जहाँ पे हर तरह के टेस्ट किए जाते हैं। उनकी तरफ से इवेंट आज पावर्ड बाय है। और डॉक्टर साहब, शुरू करते हैं हम अपना सिलसिला। सबसे पहले जानना चाहेंगे डायबिटीज बिल्कुल क्या बिल्कुल। है, ये इतना डर क्यों है लोगों को डायबिटीज के बारे में, और ये डायबिटीज क्या चीज है? थोड़ा सा रोशनी आप डालें, डायबिटीज है क्या? हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, बेसिकली डायबिटीज एक डिजीज है, लाइफ लॉन्ग डिजीज सो फार, हमेशा जिस्म में रहने वाला डिजीज है, जो कि कंट्रोल करा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन एंड विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। मेडिसिन भी खाली हो सकती है, इंसुलिन भी खाली होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये एक मेटाबॉलिज्म जो जिस्म में होता है वो डिरेंज हो जाता है। और बेसिकली डायबिटीज जो है एक स्टेट है जहाँ ब्लड शुगर जिस्म के अंदर बढ़ के आने लगती है। एंड सेकेंड चीज ये है कि जब डायबिटीज किसी को भी होती है तो जी उसके जिस्म के अंदर 50% सेल जहाँ से इंसुलिन बन रहा होता है जी वो जी डैमेज हो जाते हैं। सिर्फ रिमेनिंग 50% बचते हैं उस टाइम पे। एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस 50% डैमेज होते हैं जब भी किसी को टाइप 2 डायबिटीज होती है। ठीक है। अच्छा। और एक चीज इसके अंदर अहम ये है कि जो इंसुलिन का काम हो रहा होता है पेरिफेरल टिश्यूज में, जैसे मसल्स एंड फैट सेल्स, वहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। और ऑब्वियसली लीवर के अंदर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन। एंड सेकंड चीज ये है कि इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रीशन, जो इंसुलिन निकलना चाहिए वो नहीं निकलता है। जी दूसरी वजह जो मैंने आपको पहले अभी बताई थी वो ये कि जब 50% इंसुलिन जहाँ से बन रहा होता है वो खत्म हो जाता है और 50 रहता है, जब भी किसी को टाइप 2 डायबिटीज, मैं टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बता रहा हूँ कि ये जी जब होती है चीज, तो इस तरह से चीजें होती हैं। तीसरा, इसके अंदर जो हिपैटिक यानी कि लीवर से जो आउटपुट आ रहा होता है ग्लूकोज का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो कंट्रोल नहीं होता। तो ये सारी चीज का एक मिश्रण और यू कैन से मिक्सचर होता है डेवलपमेंट के लिए, डायबिटीज के अच्छा लिए। अच्छा, माशाल्लाह। अब मुझे आप एक बात ये बताइए कि इसको क्राइटेरियाज क्या क्या है इसको डायग्नोस करने के लिए? डायबिटीज कैसे डायग्नोस की जाती है? मतलब एक लेमैन जो कि 40-45 साल का अगर आदमी होता है और उसको तो पता ही नहीं होता कि जब तक टेस्ट ना कराएं कि डायबिटीज है, तो इसके क्या क्राइटेरियाज हैं? कैसे हम उसको पता कर सकते हैं कि इस शख्स को डायबिटीज है अगर बिना टेस्ट किए हुए? नहीं, देखिए, बगैर टेस्ट करे तो बड़ा मुश्किल है कहना, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जी इसका जो भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आएगा वो वैल्यूज जो हमारी ब्लड शुगर की आती हैं, तो हम इसके अंदर करते ये हैं कि जैसे मानिए कोई पेशेंट आया या कोई बेचारा अपने आप पहले से करा के ला रहा है चीजें, कि उसको प्रॉब्लम होने लगी, वजन घटने लगा, हाथ पांव सुन रहने लगे, जो ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल, जो मैंने देखा इनकाउंटर्ड हैं ब्लड शुगर के लिए। मैं बता रहा हूँ, वजन कम होने लगा जैसे, जी जी और पांव सुन होने लगे, एक यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगी काफी। ठीक है। और प्यास भी उतनी लग रही है, भूख भी उतनी लग रही है,
खा भी उतना ही रहे हैं और वजन कम हुए जा रहा है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं डायबिटीज के, जो कि जिनके बेस पे हम कह सकते हैं भाई पेशेंट को ब्लड शुगर चेक करानी चाहिए। आप ब्लड शुगर जो चेक कराई जाती है वो इस तरह से कि एक खाली पेट और एक नाश्ते के 2 घंटे बाद हम देख रहे हैं इन सब सिचुएशंस में। तो खाली पेट ब्लड शुगर अगर किसी की ग्रेटर देन और इक्वल टू 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रही है, या खाने के 2 घंटे बाद किसी इंसान की 200 या ग्रेटर देन 200 mg पर DL आ रही है, तो इनमें से कोई एक रीडिंग अगर आती है तो हम पेशेंट को कह सकते हैं, और उसको आप दोबारा सक्सेसिवली या आप नेक्स्ट डे या उसके बाद आप चेक करके देख सकते हैं कि ब्लड शुगर उसी रेंज में आ रही है, तो आप कह सकते हैं कि उसको डायबिटीज है। ठीक है। दूसरी चीज HbA1c, ये मैं नहीं जो वैल्यू जी काफी सेंसिटिव पैरामीटर है, जी काफी सेंसिटिव पैरामीटर है HbA1c, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। वो वैल्यू अगर किसी इंसान की ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.5% आ रही है, 6.5 या 6.5 से ज्यादा आ रही है, और वो अच्छी आई मीन एक जो कहना चाहिए एक सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी HbA1c की, तो लिहाजा इस एसोसिएशन के साथ वी कैन से कि पेशेंट को डायबिटीज है। इन सिम्टम्स के उस पे हमने करा, या ड्यूरिंग स्क्रीनिंग पेशेंट को ये सारी ब्लड शुगर आ रही है, या ब्लड शुगर पेशेंट आप समझिए कि रैंडमली ब्लड शुगर बढ़ के आ रही है 200 से ऊपर, रैंडम ब्लड शुगर एनी टाइम इन अ डे। वे सिम्टम्स जो मैंने बताया, किसी इंसान को ज्यादा पेशाब आ रहा है, भूख ज्यादा लग रही है, वजन कम हो रहा, हाथ पांव सुन्न होने लगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें मैच करके हम कह सकते हैं कि पेशेंट को भाई डायबिटीज हो गई है। ये वाली चीजें हैं इस तरह से। अच्छा, अब एक सवाल और आता है, आपने अभी HbA1c का जिक्र किया, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं डायबिटीज के लिए, और HbA1c क्या है और कैसे किया जाता है, मतलब कितने? जी हाँ, देखिए, जब पेशेंट डायग्नोज हुआ डायबिटीज का, खासतौर से टाइप 2 डायबिटीज का बता दूं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं और बहुत कम केसेस थोड़े से बचे हुए टाइप 1 डायबिटीज के होते हैं। जी, तो हम करते हैं, जब पेशेंट हमारे पास पे आता है, तो जैसे कि ब्लड शुगर, फास्टिंग पीपी अगर नहीं हुआ है उसका मानिए, और वो खाली ब्लड शुगर लेके आया है, हम किडनी फंक्शन कराते हैं, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, और उसके अंदर एक और होता है यूरिन और माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया। ये सारे चेकअप्स कराए जाते हैं उस टाइम पे। और एक चेकअप और इम्पोर्टेंट होता है जो फंडोस्कोपी, जिसे हम फंडस एग्जामिनेशन, आई के अंदर जो रेटिना का होता है वो देखा जाता है। तो ये एट अ टाइम ऑफ डायग्नोसिस डायबिटीज के लिए हम इसको चेकअप्स को कराते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट चेकअप्स हैं, जो एक मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट चेकअप्स हैं मैनेजमेंट करने के लिए, अच्छा ट्रीटमेंट, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट यू कैन से टाइप 2 डायबिटीज का स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चेकअप्स की इंपॉर्टेंस इस तरह से हम करते हैं। ओके, एक सवाल और मेरे ध्यान में आया। हाँ, आप सवाल रिपीट कर सकते हैं HbA1c का, क्या आपने पूछा? क्या चीज है HbA1c में? HbA1c क्या है, इसमें क्या क्या देखते हैं हम HbA1c में, क्योंकि ये डायबिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी, देखिए, ये मैनेजमेंट में भी और एज वेल एज डायग्नोसिस का जैसे जिक्र करा, अगर किसी इंसान का 5.7% HbA1c से लेके 6.4% HbA1c आ रहा है, तो वो इम्पेयरमेंट में आया है। अगर HbA1c ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.5 या 6.5% आ गया, तो ये डायग्नोसिस के लिए काफी है डायबिटीज के, प्रोवाइडेड कि वो एक अच्छी वैल्यू आई मीन टू से जो HbA1c हम करा रहे हैं किसी पेशेंट का, उसकी सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए हमने इस चीज को HbA1c को इसके अंदर पूरी तरह से सही से फास्टिंग पीपी के साथ रखना है, या फास्टिंग या पीपी के साथ हमें इसको करना है। HbA1c बेसिकली एक रिकॉर्ड होता है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन होता है, जो कि रिकॉर्ड दे रहा होता है रफली 3 महीने का। 3 महीने का? अच्छा, रफली 3 महीने का एक रिकॉर्ड होता है। जी जी, 3 महीने का, रफली 2 महीने भी होता है और वो भी होता है। हीमोग्लोबिन डिपेंडेंट होता है ना ये चीज, तो ये थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसकी वैल्यू अलग मानी जाती है, इतनी रिलायबल भी नहीं होती है, ठीक है। तो इस वक्त हम ले रहे हैं रफली 3 महीने का HbA1c। जब पेशेंट आ रहा होता है हमारे पास से फास्टिंग पे लेके आ रहा होता है, तो ऑब्वियसली पेशेंट कॉन्शियस स्टेट में होता है कि मुझे अपनी फास्टिंग पे सही सुधारनी है, ये करना है। तो भाई अगर कोई इंसान 10 दिन से लगातार ट्रीटमेंट करता है, वॉक करता है और डाइट फॉलो करता है, डायबिटिक डाइट पर्टिकुलरली आई एम सेइंग, पर्टिकुलरली डायबिटिक डाइट जो होती है वो फॉलो कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका फास्टिंग पे असर पड़ेगा। लेकिन अगर वो से मानिए 1 महीने बाद आया हमारे पास, 2 या 3 महीने बाद आया,
एजीवन नहीं पाया, तो हमने एजीवन का देखा, तो हम इससे देखा, ये पता चला भाई एजीवन तो बढ़ा हुआ है, फास्टिंग बीपी कंट्रोल में है। यानी कि पेशेंट ने जो पिछले मानिए 3 महीने बाद आया हमारे पास, 2 महीने बाद आया, तो वो सही से चीज नहीं करी उसने, तो हम उसको वही एजीवनसी के बेस पे, भाई एजीवनसी भी कंट्रोल होना चाहिए हमारा। ऑब्वियसली अगर हम बेसलाइन वैल्यू लेके चल रहे हैं या पुरानी प्रीवियस वैल्यू से उसे कंपेयर करके देख रहे हैं, तो एजीवनसी डाउन होना चाहिए। ऑब्वियसली मानिए एजीवनसी बढ़ा हुआ था, तो यानी कि पेशेंट ने 10-15 दिन पहले सही से चीजें करी, ट्रीटमेंट फॉलो करा, भाग दौड़ जो डाइट एंड एक्सरसाइज की फॉर्म में है, सही से अपना थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करा, डाइटरी चीजें होती हैं इसके अंदर, उसके अंदर करा, लेकिन प्रॉपरली एजीवनसी डाउन नहीं है। तो ये एजीवनसी का जो मैनेजमेंट के अंदर रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट और अहम है। तो हमारे पास जो पेशेंट पर्टिकुलर 3 महीने बाद आ रहा होता है, तो हम अपने पेशेंट से कहते हैं भाई आप एजीवनसी कराइए, ताकि हम उसे कोरिलेट कर सकें उसकी फास्टिंग पीपी ब्लड शुगर जो उसने कराई या रैंडम ब्लड शुगर जो उसने कराई और एजीवनसी। उसी के बेस पे हम पूछते हैं भाई आपने ये इलाज किस तरह से फॉलो करा, जो बताया गया था कि नंबर ऑफ टैबलेट्स ये वाली थी, इतनी बार थी, ये इस टाइम थी, इस टाइम पे आपने खाया या नहीं खाया। तो उसी में लूप होल्स पकड़े जाते हैं और वो हम फिर मैच करते हैं एजीवनसी से। तो इसी से एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो सकता है इसका। ये एक पेशेंट, डॉक्टर और जो आपने ट्रीटमेंट दिया उसमें आप एजीवनसी को देख के मैच करके देख सकते हैं, हाँ भाई कंट्रोल आया या नहीं आया, या अभी हम कितने दूर हैं टारगेट अचीव करने से। तो इस तरह से होता है ये बात। मेरे एक सवाल और है, आपने अभी जिक्र किया टाइप 2 डायबिटीज का। डायबिटीज कितने टाइप की होती है? देखिए हम ब्रॉडली जो डायबिटीज मेलाइटस को हम क्लासिफाई करते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 में करते हैं। टाइप 1 एंड टाइप 2 टाइप होती है जहां एब्सोल्यूट और नियर टोटल डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होती है। एब्सोल्यूट या नियर टोटल डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होती है। शुरू में थोड़ा सा इंसुलिन होता है रिजर्व टाइप 1 डायबिटीज के अंदर, थोड़ा सा बचा हुआ होता है। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर जो होता है वो रिलेटिव डेफिशिएंसी होती है, एब्सोल्यूट रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होती है। वो मैंने कैसे जिक्र करा कि डायबिटीज होगी किसी को जब 50% बीटा सेल्स से डैमेज हो जाएंगे, 50% हो गई, तो टाइप 1 के अंदर हमारी एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन है और टाइप 2 के अंदर रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन है। यानी कि इंसुलिन बना हुआ है इंसुलिन, लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं है टाइप 2 के अंदर। टाइप 1 के अंदर ऑब्वियसली पेशेंट को सिंस इनिशिएशन, आप ये समझिए सिंस बिगिनिंग हमें इंसुलिन पे रखना पड़ता है। पेशेंट को डिपेंड करता है कि आप किस थेरेपी पे रख रहे हैं, बेसल बोलस पे रख रहे हैं या आप प्रीमिक्स इंसुलिन पे रख रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज का, क्योंकि वहां पे या तो टोटल नियर टोटल डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन है या एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन है। टाइप 1 की बात करें, टाइप 2 के अंदर इंसुलिन मौजूद है, कम है, तो कुछ टाइम तक आप उसे मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या कहना चाहिए, डाइट, एक्सरसाइज, या फिर आप थेरेपी की रख सकते हैं इंट्राइट के साथ। डायबिटीज का आप मैनेजमेंट करें डायबिटिक डाइट से, फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाकर एंड प्लस थेरेपी के साथ। तो ये इस तरह से हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं टाइप 1 टाइप 2 को। हालांकि टाइप 4 डायबिटीज कुछ जगह मेंशन है कि टाइप 4 डायबिटीज जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, दैट हैपेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और कुछ डायबिटीज होती है जो सर्टेन सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनको टाइप कहा गया है। तो हम ब्रॉडली क्लासिफाई टाइप 1 एंड टाइप 2 में भी करते हैं। ये है वो मोनोजेनिक डायबिटीज भी होती हैं। क्या डायबिटीज, जो आपने अभी जिक्र किया डाइट का, हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करना, फिजिकल एक्टिविटीज से भी कंट्रोल की जा सकती है? ऑब्वियसली देखिए डायबिटीज के मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है फिजिकल एक्टिविटीज का, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लस एक हेल्दी डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए जो हम एनर्जी डेंस फूड वगैरह लेते हैं जिनके अंदर कैलोरीज इनटेक बहुत ज्यादा होता है, कैलोरीज वगैरह, और उस हिसाब से वो बर्न आउट नहीं होती हैं, एक फैट का डिपोजिशन जिस्म पे होते रहना, स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी एंड ऑल दैट, ये सारे एक फैक्टर्स होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज के लिए ये एक रिस्क फैक्टर होता है सेंट्रल ओबेसिटी एंड ऑल दैट जो है। तो उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से बैलेंस डाइट को चूज करें। तो लिहाजा हमें वो चीजें खानी चाहिए जिनसे कि हमारा सारी चीज सही रहे। डायबिटिक डाइट एक अलग डाइट होती है और जो एक हेल्दी डाइट है वो थोड़ा सा फर्क होता है। जरा बैलेंस डाइट हमें लेने की कोशिश करनी चाहिए इंसान को, कि प्रॉपर इंटेक प्रोटीन का होना चाहिए, प्रॉपर इंटेक फैट का होना चाहिए, प्रॉपर इंटेक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ये बैलेंस डाइट के अंदर हमें लेके चलना है। प्रॉपर इंटेक सैलेड का होना चाहिए और प्लस कौन कौन से फ्रूट्स हमें लेने हैं, ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। डायबिटिक डाइट के अंदर वो डिपेंड करता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड पे हम कौन कौन सी डाइट दे रहे हैं। तो सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस होते हैं डायबिटिक डाइट में जो कि मैं एडवाइस करता हूं अपने पेशेंट को, यूजुअली अगर वो फॉलो कर लें तो हमें थोड़ा सा फायदा होगा। ओके। तो उसी हिसाब से हम थोड़ा सा डाइट को भी इसी
हिसाब से नजरिए में देखते हैं कि एक ओबीस पेशेंट, जो मोटे पेशेंट हैं, उनको किस डाइट पर रखना है, वेट रिड्यूसिंग डाइट है क्या है, ऐसे ही डायबिटिक डाइट है, हेल्दी डाइट वो भी है, बेहतरीन डाइट है, बैलेंस डाइट उसे भी करके करना है हमें पेशेंट के लिए, लेकिन वो ग्लाइसेमिक लोड एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर डिपेंडेंट करके हम लोग देते हैं। तो डायबिटिक डाइट जैसे हम लोग यूजुअली पेशेंट के अंदर 1500 कैलोरीज की भी होती है, 1600 कैलोरीज की भी होती है, 1800 कैलोरीज की भी होती है और 2000 कैलोरीज की भी होती है। डिपेंड करता है पेशेंट की क्या फिजिकल एक्टिविटीज हैं, उनका बीएमआई क्या है पेशेंट का, किस वजन क्या है, किस हाइट पे है, तो हम उस पर डिपेंड करके ये सारी चीजें पेशेंट को बताते हैं। प्रॉपर काउंसलिंग होती है। ऐसी ही जो एक हेल्दी डाइट होती है वो एक हर एक को फॉलो करना चाहिए इंसान को, आप हो, मैं हूँ या कोई भी पेशेंट हो। तो डायबिटिक डाइट ऑब्वियसली पेशेंट के लिए एक हेल्दी डाइट ही होनी चाहिए, और जो नॉर्मल आदमी है विदाउट एनी डिजीज आई एम सेइंग, उनको भी एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए। प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए हर एक चीज का, कौन कौन सा क्या जरूरत है। एक सवाल इसी से रिलेटेड आ गया है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ये पूछते हैं आसिम साहब के लिवर खाने से क्या डायबिटीज कंट्रोल होती है? क्या खाने, सॉरी? लिवर, एनिमल लिवर, कलेजी खाने नहीं, से क्या? ऐसी कोई चीज अभी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ऐसी कोई रिसर्च में नहीं पाई गई है जी। एक सवाल और है कि क्या डायबिटीज जो है वो क्या डायबिटीज कम एज के लोगों को भी हो सकती है, या उसकी कोई एज है कि इतनी एज के बाद ही डायबिटीज होती है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो डेवलपमेंट है टाइप 2 डायबिटीज का वो यंग एज में है, और ऐसा अच्छा। नहीं है कि टाइप 1 डायबिटीज इंसान को 20 साल 25 साल में नहीं हो सकती, 50 साल में नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। डायबिटीज की भी फॉर्म होती हैं। टाइप 1 डायबिटीज होती है, एक 1.5 डायबिटीज होती है, डेढ़ डायबिटीज आई एम सेइंग, 1.5 डायबिटीज, बिटवीन एक होती है 1 and टाइप 2। 2 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज में जी, ओके। सॉरी क्या कहा आपने? 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। हाँ, 1.5 डायबिटीज होती है। जी जी जी। अच्छा, मुझे एक, जी हाँ जी हाँ, मुझे आप ये बताइए कि क्या डायबिटीज जो है, जी हाँ, डायबिटीज हेरिडिटी होती है? मतलब ऐसा है कि अगर मेरे पेरेंट्स को है तो मुझे होना जरूरी है, या बहुत ज्यादा चांसेस हैं? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ थोड़ा सा, जरा स्टार्टिंग ले जा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ थोड़ा सा ब्रीफली में, आई जस्ट एक्सप्लेन यू। राइट। डायबिटीज का डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि अगर किसी के भाई बहन को तो होगी, और ऐसा भी नहीं है कि साहब नहीं थी हो गई, ऐसा नहीं है। फैमिली हिस्ट्री अगर डायबिटीज की किसी की है तो ये एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बन जाता है। अगर माँ या बाप में से किसी को है तो पेशेंट जो बच्चे हैं उनके एट रिस्क आ गए। अगर 2 को हैं तो उसी प्रोपोर्शन में और उसके अंदर वो बढ़ गए। यानी कि अगर दोनों माँ और बाप को है तो पेशेंट का एट रिस्क ज्यादा हुआ। अगर ईदर ऑफ द पेरेंट्स हैं तो रिस्क कम हुआ। तो हम ऐसे लोगों को, जब हिस्ट्री आती है हमारे पास किसी और प्रॉब्लम को दिखाने आए, मानिए फॉर हाई ब्लड प्रेशर एंड सिंक, तो हम ऐसे पेशेंट को कहते हैं कि भाई आप अपना एक रेगुलर इंटरवल पे से ईयरली आप अपना ये चेकअप कराते रहिए ताकि आपकी चीज इंपेयरमेंट में पकड़ी जाए। तो ऑब्वियसली एक रिस्क फैक्टर है। अगर घर में फैमिली किसकी मौजूद है तो हम लोग ऐसे पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप इस तरह से करते रहें, तो ये चांसेस अक्सर बढ़ जाते हैं डायबिटीज होने के, ये हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और है कि क्या अगर डायबिटीज जो है वो बॉर्डर लाइन पे है तो क्या वो कंट्रोल की जा सकती है? ये खुर्रम साहब दुबई से पूछ रहे हैं। ऑब्वियसली दवा और एक्सरसाइज और लाइट मेडिटेशन। मैं बिल्कुल उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जो बॉर्डर लाइन वर्ड यूज करा उन्होंने, HbA1c की लिमिट रखी उन्होंने 5.7% से लेके 6.4% HbA1c हुआ। जो उनका सवाल है मैं बता देता हूँ। उसको प्री डायबिटीज भी कहते हैं, और हम लोग कुछ जगह लैंग्वेज के अंदर उसको इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस बोलते हैं, IGT। यानी कि पेशेंट की वैल्यू जो आई है फास्टिंग की वो 100 to 125 हुई। अगर भरी पेट थी तो वो वैल्यू आई 140 से लेके 199 तक, ये इंपेयरमेंट हुआ। ऐसे पेशेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि उनका बीएमआई क्या है, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज क्या है, उनका डाइटरी इंटेक क्या है। हमें डाइटरी इंटेक को मॉडिफाई करना है एक हेल्दी डाइट के लिए, एज वी डिस्कस अर्लियर। सेकंड, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है बीएमआई डिपेंडेंट, कितना वॉक कराना, क्या कोई और एक्सरसाइज हम करा सकते हैं।
वो कराना है। दूसरी, कुछ सर्टेन मेडिसिन होती हैं जो कि हम इस फेज के अंदर यूज कर सकते हैं और वो परमिसिबल हैं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। जो गाइडलाइंस होती हैं, इसमें गाइडलाइंस फॉलो होती हैं, जैसे डायबिटीज की अमेरिकन कॉलेज ऑफ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, जी जी डायबिटीज एसोसिएशन है, WHO की गाइडलाइंस। तो एक मेटफॉर्मिन एक दवा आती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज, HbA1c क्या आ रहा है, फास्टिंग पीपी क्या आ रहा है, तो हम ऐसे पेशेंट्स को मेटफॉर्मिन पर रखा जाता है उस इम्पेयरमेंट के लिए और उनको ट्रीट करा जाता है। तो हम लोग हिंदुस्तान में कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं? नहीं, कोई सी भी अपने कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, देखिए बहुत सी चीजें इंडिविजुअलाइज होती हैं, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं बहुत सी चीजें। फला ऑलराइट, पेशेंट के अंदर HbA1c का टारगेट 7% था, किसी के जी अंदर जी हमने 6.5 रखा, किसी के अंदर हमने 7.5 लिया। जैसे जैसे एज बढ़ती है या जैसे जैसे इंसान की एक्टिविटीज एंड ऑल दैट होती हैं, उस हिसाब से चीज ट्रीट करी जाती है। कि किसी पेशेंट को मानिए डायबिटीज के साथ हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो सारी चीजें टारगेट टू टारगेट थोड़ी चेंज हो जाएंगी पेशेंट टू पेशेंट। तो एक जी रफली जी हम लोग कहते हैं कि HbA1c एक पेशेंट अगर मेंटेन करेंगे अराउंड 7%, तो हम इन बहुत सी चीजों से बच सकते हैं। तो इसलिए ये वेरी अच्छा करता है थोड़ा सा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइप 2 डायबिटीज को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? करा जा सकता है। जी देखिए ये डिपेंड करता है, पेशेंट हमारे पास आया, मानिए इलाज चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, जी क्या किसी पर्टिकुलर डोज कौन कौन सी चल रही है। किसी की सब मैक्सिमल डोज होती है, किसी की मैक्सिमम डोज होती है परमिसिबल, सल्फोनाइल यूरिया सब मैक्सिमल डोज में हम यूज करते हैं। जी जी कुछ दवाएं मेटफॉर्मिन यूज होती हैं। तो पेशेंट को देखा जाता है, अगर पुराना केस है तो हम उसी को उस हिसाब से कि भाई ये मैनेज करना है, फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाना, डाइट का प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना, प्लस जो दवा में कुछ वो है उस हिसाब से हमें देखना। क्या अगर पुराना केस था, मैं आपको दोनों बता दूं, नया एंड पुराना दोनों बता देता हूँ जी हाँ टाइप 2 डायबिटीज का। भाई अगर पुराना केस था, ऐसा तो नहीं कि पेशेंट उस कंडीशन में आ गया कि जहाँ पे हमें इंसुलिन स्टार्ट करना है, तो ये एक जवाब ये हो गया। वैल्यू डिपेंड करेगी, फास्टिंग कितना आ रहा है, HbA1c कितना आ रहा है, सीरम क्रिएटिनिन कितना है, पेशेंट का BMI कितना है। तो ये सारी चीजें उस हिसाब से हमें मैनेज करना है। लिपिड प्रोफाइल क्या है उसका, UMA क्या है, जो मैंने बताया यूरिन फॉर माइक्रोएल्ब्यूमिनुरिया, हमने जब स्टार्ट करा था डिस्कशन तो मैंने वहाँ एक्सप्लेन करा था। एक यूरिन का चेकअप होता है जिसके अंदर हम माइक्रो एल्ब्यूमिन को देखा जाता है, उसका साइज छोटा क्या है, उसका साइज जो आ रहा जी होता है। जी जी अगर पेशेंट ड्रग नाइव है, आई मीन नया पेशेंट आया हमारे पास, तो हमने देखा उसका HbA1c किस रेंज में है, फास्टिंग पीपी क्या कह रहा है उसका, फास्टिंग पीपी हमने पेशेंट का देखा, सीरम क्रिएटिनिन कितना है, लिपिड प्रोफाइल कितना है, कोई और रिस्क फैक्टर तो नहीं है पेशेंट का मौजूद, ठीक है। BMI कितना है, अगेन हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है उसको, बीपी की रेंज वगैरह हमने देखी। अब हम पेशेंट को BMI के हिसाब से देखेंगे, फिर वी कीप ऑन एडिंग ड्रग्स। पेशेंट का क्या एग्जीक्यूट इतना है कि हम डाइट एंड एक्सरसाइज का ट्रायल ले सकते हैं, या डाइट एक्सरसाइज प्लस मेटफॉर्मिन है दवा, वो यूज कर सकते हैं, कीपिंग इन व्यू द BMI ऑफ द पेशेंट, कीपिंग इन व्यू द किडनी फंक्शन ऑफ द पेशेंट, कीपिंग इन व्यू उसका लिपिड क्या है, कीपिंग इन व्यू कि उसका सॉरी उसका ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स क्या आ रही है। तो जी इस जी जी तरह से हम चीजें देखते हैं। अगर ओबीस पेशेंट है तो उनको दवाई कौन कौन सी है, नई नई मेडिसिन आ रही हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स वगैरह चलते हैं जो मेटफॉर्मिन के साथ स्टार्ट करा जा सकता है। वैल्यू क्या है, फास्टिंग पीपी HbA1c, इन सब चीजों को निगाह में रखते हुए मैनेजमेंट स्टार्ट करा जाता है एक टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट का। इनिशियली जैसे करना है हमें, लॉन्ग रन का सोचते हुए हमें रखना है पेशेंट का। फिर पेशेंट जब जा अभी रहा होता है आपने तो हम जबरदस्त एग्जाम जी आते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया इंसुलिन का। जी इंसुलिन कितना जरूरी है? जो शुरू में मैंने देखा है, जो पेशेंट दवा खा रहे होते हैं, पहले तो लोग दवा खाने से भी डरते हैं कि दवा एक बार शुरू कर, मैंने जैसे कुछ अपने लोगों को जानता हूँ, वो उनको ये वो है कि एक बार दवा खानी शुरू करी तो फिर जिंदगी भर खानी पड़ेगी, और इस दवा को खाने से मेरे जिस्म के दूसरे हिस्से खराब हो जाएंगे। अब उसके बाद जब इंसुलिन का नंबर आता है तो और डर जाता है वो शख्स। तो ये इंसुलिन का कितना बड़ा रोल है और कितना जरूरी है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इंसुलिन लगाते लगाते इंसुलिन खत्म होके फिर दवाई पे आ जाए इंसान, या दवाई भी खत्म हो जाए? मैं बताता हूँ। देखिए जैसे हमने जी डिस्कस करा अभी टाइप 1 डायबिटीज का, तो ऑब्वियसली टाइप 1 जी हाँ डायबिटीज को इनिशियली सब इंसुलिन से ही मैनेज करना है लाइफ लॉन्ग, अभी तक की जो चीजें हैं इंसुलिन से जी मैनेज करना है। इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज के अंदर हम दे सकते हैं, मिक्स इंसुलिन आते हैं जो मिक्स करे जाते हैं दो तरह से मिला के। तो 30-70 की फॉर्म आती है, एक 25 वाली आती है, लिस्प्रो एस्पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है, लिस्प्रो और एक लिस्प्रो प्रोटामिनेटेड, एक एस्पार्ट एंड देन प्रोटामिनेटेड स्पार्ट जी होता है, ठीक है। एक होता है इंसुलिन जो हम दे रहे होते हैं 30-20 वाला, जिसमें NPH के साथ हम मिक्स कर रहे होते हैं रेगुलर इंसुलिन को, इस तरह से इंसुलिन का होता है। ऑब्वियसली
फिर एक अच्छा होता है हमारा जो हम थेरेपी देते हैं टाइप 1 डायबिटीज में बता रहा हूँ आपको, जो हम बता रहा हूँ मैनेजमेंट आपको, टाइप 1 डायबिटीज है ये, बेसल बोलस थेरेपी जी होती है। वहाँ पे हम करते क्या है पेशेंट को कि बेसल का मतलब है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को रखना है हमें एक तरफ, जो हम यूजुअली बेड टाइम और कुछ जगह मॉर्निंग में भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है। हम्म और जो बोलस इंसुलिन है, बोलस का मतलब जो आप बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर आप देते हैं। तो इस तरह से तो हम टाइप 1 को देखते हैं, ठीक है। ब्लड शुगर देखते हुए कि पेशेंट का ब्लड शुगर बढ़े ना, पेशेंट की ब्लड शुगर कम ना हो, वो सारे सिम्टम्स हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं जो कम होने के ब्लड शुगर के होते हैं। मैं पेशेंट को जी जब जी इंसुलिन एडवाइस कर रहा होता हूँ तो मैं सारी चीजें बताता हूँ, और मैं ये समझने की कोशिश भी कर सकता हूँ कि क्या फियर होता है उन लोगों को। मैं ये सबसे पहले कोशिश करता हूँ समझने की, कोई फियर तो नहीं है उनमें इंसुलिन का। दिस इज वेरी जी इंपॉर्टेंट टू जी नो कि पेशेंट बहुत लगाने ज्यादा से होता है, डरता है, लोग शुरू में डरते कहीं हैं। जी शुगर हाँ। तो कम नहीं हो जाएगी। हाँ, उस जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है उससे इस इंसुलिन को तो कंपेयर नहीं कर रहे हैं, उसे तो समझ नहीं रहे हैं ये एक साथ। तो जब जी आप जी पेशेंट से जी बात करते हैं तो यू कैन रिमूव सच थिंग्स, अच्छा पेशेंट को समझा सकते हैं, बात करके हो सकता है। ये तो टाइप 1 का हुआ। टाइप 2 के अंदर जब तक शुरू में बहुत सी जगह है, ये प्रैक्टिस भी है कि आप इंसुलिन देके स्टार्ट कर सकते हैं टाइप 2 वाले को, बिल्कुल नहीं है तो आप दवा दीजिए। मेडिसिन आपने दी और आपने देखा मेडिसिन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही हैं, तो हम पेशेंट से बात करके कहते हैं कि अब इंसुलिन हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम पहले गाइडलाइंस के हिसाब से भी और वैसे भी है ये कि आप पेशेंट को पहले बेसल इंसुलिन देते हैं, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन पर रखा जाता है दवाइयों के साथ। अगर मानिए 1% वो काम नहीं कर रही हैं तो आप फिर देखते हैं कौन सी दवा आप रिमूव कर सकते हैं, फिर आप इंसुलिन को प्रीमिक्स फॉर्म के अंदर देते हैं, जो मैंने अभी जैसे बताया लिस्प्रो के साथ कॉम्बिनेशन, एस्पार्ट के साथ, और एक इंसुलिन 30-70 होता है रेगुलर इंसुलिन विद एनपीएच के साथ आप देते हैं, और इंसुलिन दूसरी तरह से भी जो मैंने बेसल बोलस का नाम लिया। तो इस तरह से पेशेंट को रख के हम प्रॉपर्ली एडवाइस करते हैं। पेशेंट की अगर आप बात सुनेंगे और प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे तो ऑब्वियसली पेशेंट आपकी बात मानेगा। इंसुलिन का आप पूरा एक्सप्लेन करिए किस तरह से लगाना है, किस टाइम पे लगाना है, कितनी डोज लगानी है, अगर खुदा न जी खास्ता कम हो रहा है तो क्या करना है, ये वो इंपॉर्टेंट है। हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो गया तो पेशेंट को पता होना चाहिए कि क्या करना है आगे, कि इंसुलिन की डोज आगे लगानी है या नहीं लगानी। इस वक्त जो ब्लड शुगर आ रही है 60-70 जो भी आ रही है उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो कैसे तो दूर होनी क्या चाहिए, ये ये इंसुलिन उसे सिर्फ प्रॉपर एक्सप्लेन करना खाने से पहले लगाई नहीं चाहिए, या है। नहीं, बाद में भी कुछ लगा इंसुलिन सकते हैं, या ऐसा उसका नहीं, अलग अलग तरीका ऐसा है? नहीं है, नहीं, इंसुलिन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है जो कि बेड टाइम दी जाती है, और एक इंसुलिन ऐसी भी आती है डेग्लूटेक जो दिन में एनी टाइम इन अ डे कैन बी टेकन, वो कभी भी दिन में इंजेक्ट करी जा सकती है डेग्लूटेक। ओके बाकी ओके का जो है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जैसे कि हमारा डेटिमिर आता है, वो हम यूजुअली बेड टाइम यूज करते हैं, मॉर्निंग में भी दे सकते हैं और वैसे भी दे सकते हैं। ग्लार्जिन आता है, वो भी बेड टाइम दे सकते हैं और दिन में सुबह में भी दिया जा सकता है, लेकिन डेग्लूटेक एनी टाइम इन अ डे है, तो इसका कोई खाने से रिलेशन नहीं है, ये बेड टाइम देते हैं हम लोग खाने के बाद। कुछ इंसुलिन ऐसी आती है जैसे लिस्प्रो एस्पार्ट है, और ब्लू लाइसिन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, शॉर्ट एक्टिंग इनका जी 3 to 4 आवर्स काम करती है। रेगुलर इंसुलिन काम करती है तकरीबन 6 घंटा 8 घंटा इतना काम करती है। तो यूजुअली जो ये ग्लूलाइसिन हो गया, एस्पार्ट हो गया, लिस्प्रो हो गया, ये खाने से पहले भी लगाई जा सकती हैं, खाने के दरमियान भी लगाई जा सकती है, और जस्ट आफ्टर फिनिशिंग योर ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर जैसे एडवाइस करा गया वो लगाया जा सकता है। तो इंसुलिन स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर काउंसलिंग पेशेंट की होनी चाहिए, कैसे इंजेक्ट करना है, कहाँ का लगाना है, किस डोज में लगाना है, अगर कम हो जाए तो क्या करना है, अगर ज्यादा हो जाए तो क्या करना है, सॉरी। और एक एक पेशेंट को सवाल और लिमिट कब इसी होनी से चाहिए, मेरे ये पास। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती जी है जी जी वाइल यू आर आस्किंग योर पेशेंट टू इंजेक्ट इंसुलिन। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं पेशेंट के मुताबिक जो आपको बताना है प्रॉपर्ली। एक जिस्म में साइट कौन कौन सी होती है जहाँ इंसुलिन इंजेक्ट करा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके थाइज हैं जैसे, बेहतर। एब्डोमेन है, आउटर पार्ट है अपर आर्म का, यहाँ लगाई जाती हैं। तो कहाँ एब्जॉर्प्शन कितना अच्छा होता है, पेशेंट को कितना आसानी होती है। अगर एक पेशेंट पतला है और एक ओबीस है तो आने का जो तरीका होगा विद द हेल्प ऑफ सिरिंज या पेन, दो तरह से लगाते हैं हम लोग इंसुलिन को। पंप भी होता है, मैं तो इस वक्त पेन और वो बता रहा हूँ सिरिंज से। तो पेशेंट लीन है जी तो जी किस एंगल पे आपको निडल ले जाना है, ठीक है। अगर पेशेंट ओबीज है तो किस 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 डिग्रीज पे हमें उसको इंजेक्ट करवाना है, ताकि प्रॉपर निडल अंदर जाए, यूनिट भरे हुए हो, प्रॉपर इंजेक्ट करने के बाद फौरन ना निकाला जाए, कुछ टाइम तक उसको रोका जाए, फ्यू सेकंड्स तक कोई ड्रॉप ना आए, कोई ब्लड ना आए, ये लगने की शनाख्त सही तरह से। ये प्रॉपर आई मीन ये पार्ट ऑफ काउंसलिंग है। बिफोर यू आर आस्किंग योर पेशेंट टू इंजेक्ट इंसुलिन कुछ चीज होती जो हमें बताना होता है। एक सवाल और है डॉक्टर साहब, वो ये माफ कीजिएगा, मुझे पता चला कि आज आपका रोजा था और हमने आपको रोजे में आज परेशान किया। एक सवाल और है डॉक्टर नहीं साहब, वो नहीं ये ऐसा कुछ कि नहीं है, जी अरे नहीं, ये देखिए पेशेंट भी
के लिए जी जो चीज करी जा सके वो कम है। देखिए डॉक्टर एक जरिया है, करने वाला तो ऊपर बैठा है जिसे करना है, हम लोग एक जरिया है, जी हमें हाँ डॉक्टर साहब, लिखना है, जी ठीक उसे जी, करना है। बेशक बेशक। तो रोजा जब कबूल बस होगा इंसान का, रोजा काश, या कोई भी इबादत जो भी जब कबूल होगा जब हम अपने प्रोफेशन के मुतालिक 100% डिवोटेड होंगे एंड अपडेटेड होंगे। काश सारे डॉक्टर ऐसे हो जाए तो फिर क्या कहने। मेरा भाई एक सवाल, बहुत अहम सवाल है डॉक्टर साहब, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसकी डायबिटीज जो है अचानक बढ़ जाती है, या शुगर का लेवल उसका अचानक नीचे कम हो जाता है, मगर वो ही इज नॉट कैरिंग इज मेडिसिन और इंसुलिन का सिरिंज, तो उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकता है? कभी अचानक हो जाती है और उनके पास वो दवा नहीं है उस वक्त, या इंसुलिन का कोई इंतजाम नहीं है, तो वो क्या करे वो पेशेंट, और नया पेशेंट अगर है? देखिए मैं आपको बताऊं, आपने दो सवाल करे, अगर कम हो जाती है बढ़ जाती है, जी, कम हो जाती है दो तो क्या सवाल करे, किए। और बढ़ जाती है तो क्या करे? यूजुअली डायबिटीज पेशेंट जो इंसुलिन पे होते हैं तो एक कार्ड होता है उनका जिसपे लिख दिया जाता है ये पेशेंट का नाम है और वो इंसुलिन पर है, अपने साथ कैरी करते हैं विद इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दैट। पेशेंट बेचारा खुदा ना खास्ता इतनी सीवियर कंडीशन में न चला जाए कि वो अनकॉन्शियस हो जाए, तो फिर जी उसको इंजेक्टेबल से आईवी वगैरह में करके उठाई जाती है ब्लड शुगर, क्योंकि कोई भी चीज उस टाइम पे नहीं दी जाती है। अगर कम हो गई है उसने महसूस करा और वो ग्लूकोमीटर वगैरह लेके चल रहा है अपने साथ, तो सबसे अच्छा ये है कोई भी ग्लूकोज ड्रिंक वगैरह वो ले ले, फ्रूट जूस ले ले और उसके बाद ब्लड शुगर चेक करे, ताकि वो एक उस रेंज में आ जाए जो उसे सिम्टम्स आ रहे थे चले जाएं। ओके हाथ पांव कांपना, पसीना आना, चक्कर आना, या एकदम से भूख लगने लगा, ये सर में दर्द हो गया, ये सिम्टम्स होते हैं यूजुअली। ये सिम्टम्स आई एम टेलिंग यू जो यूजुअली हैपन होते हैं विद अ पेशेंट विद लो ब्लड ग्लूकोज। और मानिए अगर हाई है, अगर पेशेंट हाई हो जाता इंसुलिन है पे था और दवा तो नहीं है क्या उसके पास। देखिए, देखिए ये तो बड़ा वैसा सवाल है कि तो वो कहाँ है, अपने कंट्री में या कहीं और है, हम्म ये भी एक सवाल है कि अपने मुल्क में या कहीं और है। अगर अपने मुल्क जी में नहीं है, कहीं और है, तो किसी को जाके कंसल्ट करें ताकि प्रॉपर हो सके इंसुलिन। वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कार्ड अगर कैरी कर रहा है तो वहाँ से इंसुलिन परचेज करे और उसे लगाए। अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक। से अगर मेडिसिन पर है तो वो मेडिसिन का अपना सॉल्ट के जरिए उनको वहाँ से परचेज कर ले और वो ले। देखिए ब्लड बढ़ी हुई ब्लड ग्लूकोज तो उसी से कंट्रोल होनी है, अगर इंसुलिन पे था इंसुलिन से, मेडिसिन से तो मेडिसिन से करना है हमें, जी जी। और दोनों कॉम्बिनेशन पे है तो कॉम्बिनेशन से करना है। तो डॉक्टर साहब, डायबिटीज की काफी सारी बातें हो गई, मुझे आप ये बताइए कि आपने अभी जिक्र किया कि डॉक्टर को अपने पेशेंट का ख्याल रखना चाहिए, तो आप क्या सीएसआर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्वमेंट है आपकी इस क्लिनिक का, और आपकी जो लैब है बिनसेना उसका, अगर कोई इस लायक नहीं है कि वो इतनी महंगी दवाएं खरीद सके, या मुझे लगता है ये जो टेस्ट होते हैं इतने महंगे महंगे वो करा सके, तो उसका कुछ इंतजाम होता है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, खास तौर से जो मैंने चेकअप्स का जिक्र करा, जी एच1सी चेकअप कॉस्टली होता है, वेरी करता है, कुछ जगह 300, कहीं 350, कहीं 400, कहीं 450, ये रेट है जी यूजुअली। मैं आपको बता रहा हूँ हर जगह अपना जी अपना हाँ अलग रेट होगा जिस हिसाब से वो लोग चार्ज कर रहे हैं। सीरम क्रेटिनिन का जी एक रेट है, एक ऐसे लिपिड प्रोफाइल जो करा रहे हैं आप, यूएमए का एक रेट है। अगर कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं इससे और मुझे पता चलता है कि ये देने लायक नहीं है, तो उनके चेकअप्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराने की कोशिश करते हैं। मानिए पेशेंट कहता नहीं हमें जी कोई डिस्काउंट करा दीजिए, ऑब्वियसली हम उनको डिस्काउंट कराते हैं। वो ये वेरी नहीं करता कि अपनी लैब से हो या कहीं और से हो, कि जी हाँ जी आपकी हाँ लैब हो, मेरी लैब हो, या किसी थर्ड पर्सन की हो, या किसी की XYZ हो, तो वहीं जी हाँ जी बातचीत करके भाई इनका कुछ डिस्काउंट है, वो वहाँ से कराना चाहते हैं, आप कर दीजिए उनको। तो होता है अक्सर। मानिए 1% पेशेंट का नहीं, आप ही भाई हमारे पास नहीं है, और देखिए इलाज से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। आप सही बात। जो भी चेकअप है उनके आप फेजेस में करा, जो इंपॉर्टेंट चेकअप करती है कुछ बात फिर करा लीजिए, और उन पे जो पैसे कम करे जा सकते हो या 100% छोड़ा जा सकता हो, वो उसी हिसाब से देखते हैं पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए। क्योंकि देखिए हर चीज़ पैसा नहीं है डॉक्टर और पेशेंट के बीच। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पेशेंट आया है आपके लिए, वो इलाज है। इलाज को जी हाँ स्टार्ट करना है हमें हर एंगल से, और वो सारी चीज़ें देखने के बाद जिनकी ज़रूरत है उन चेकअप्स की, वो होने चाहिए। तो ऑब्वियसली बहुत से पेशेंट से मेरे आई वाले कुछ दोस्त हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, ये गरीब पेशेंट है, इनका फंडस एग्जामिनेशन होना है, अगर हो जी सके हाँ तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो इस चीज़ को ऑनर करते हैं और कर भी देते हैं। अब ऐसे ही हम ब्लड शुगर है, फंक्शन है, जैसे पेशेंट HbA1c है, लिपिड प्रोफाइल है, यूएमए वगैरह है, तो ऑब्वियसली ये हमने खूब पेशेंट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट करा है। और उनको जैसे दवा का है कि वो अगर कहते हैं कि आप हमें दवा पे कुछ हो सके तो डिस्काउंट के लिए, तो हम फार्मेसी वालों से डिस्काउंट की रिक्वेस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो इस चीज़ को मान लेते हैं और वो होता है। अगर नहीं भी होता है
तो बहुत से फिजिशियन सैंपल आते हैं कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, हम वो अरेंज कराने की कोशिश करते हैं। अगर वो भी ना हो सके तो फिर हमें अपनी पॉकेट से बियर करना है इस चीज, इसमें कोई वो नहीं है। देखिए पेशेंट के लिए आपको बहुत सी चीजें करनी है। देखिए पेशेंट आपके पास बहुत उम्मीद लेके आता है, आप एक उसका जरिया है इलाज का, जी जी, तो ये सारी चीजें होती हैं। बाकी कैंप्स की एक्टिविटीज मैंने बहुत करी हैं। आप मासेस के लिए कैंप्स भी करते हैं? जी जी, मैं कासगंज, मुजफ्फरनगर, ये नोन शहर हैं जहाँ मैंने करे। अलीगढ़ के आसपास मैंने करे ही, यहाँ बैठा हूँ तो मैंने तो बहुत कैंप्स करे यहाँ। हाँ, और उसके अंदर मेरी तो ये जो कैंप्स होते हैं इसमें आप क्या चेक करते हैं? इस कैंप्स में, इन कैंप्स में आप क्या चेक करते हैं कि बंदा डायबिटिक है या नहीं है? हम यूजुअली जो कैंप्स करते हैं, हम आपको बताएं, पेशेंट जैसे आता है, अगर कोई कंप्लेन कर रहा है कि साहब हम हमारे चेकअप्स हुए में हैं, आप हमें दवा लिख दिए, तो मैं उसको दवा लिख देता हूँ उस टाइम पे जो हो सकती है कि दवा हमारे पास भी अगर है तो हम उसको दवा भी दे देते हैं विदाउट नोइंग फाइनेंशियल स्टेटस उसका क्या है, उससे हमें मतलब नहीं है। वो हमें गए हैं एज अ कैंप, हमें फ्री करना है, हमें फ्री सर्विस देनी है अपनी इन एनी फॉर्म, चाहे कंसल्टेंसी फॉर्म में देना हो या हमें चेकअप करके देना हो, तो हम फ्री ऑफ अपना वो करके देते हैं उन लोगों को सब। प्लस जो चेकअप्स के लिए मैंने आपको बताया लास्ट टाइम हमने जब डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक 4 जून को, व्हेन वी वर डिस्कसिंग डायबिटीज एंड कोविड, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी एक पूरी टीम जाती है जहां ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ये लिए जाते हैं सैंपल के फॉर्म में भी और वहीं के फॉर्म में रेडिली जो आती है मशीन्स आजकल उनसे हो जाता है। HbA1c, CBC वगैरह के सैंपल ले लिए गए, वो बाद में दिए गए। कुछ का थायराइड फंक्शन की जरूरत है तो वो कराया गया, विटामिन डी, विटामिन B12, लीवर फंक्शन, ये सारे हम लोग चेकअप्स वहाँ करते हैं जितने होते हैं। अब मानिए पेशेंट आया, बीपी बढ़ा हुआ है उसका और ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, भाई उसको दवा की जरूरत है, तो हमें ऑब्वियसली अगर हमारे पास दवा है तो हमने दवा दे दी उस हिसाब से जो वैल्यू आई पर्टिकुलरली, और उसको एडवाइस कर दिया डाइट एंड ऑल दैट जो है। और प्लस अगर नहीं है तो भाई आप कुछ टाइम बाद आना चाहते हैं तो आप क्लिनिक आ जाइए, या किसी को भी आप जिसे कंसल्ट करना चाहें आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये कैंप का प्रोग्राम पूरा चलता रहता है और जो है ये। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अलीगढ़ से MBBS किया, उसके बाद आपने MD किया, तो ये 2 मेडिसिन आपके मेडिसिन, फिर आपने अमेरिका UK से आपने PG डिप्लोमा डायबिटीज़ में किया, आपके पास FACP US से है, FRCP फ्रॉम आयरलैंड एंड ग्लासगो है। तो क्या आप डायबिटीज़ पेशेंट्स के अलावा भी दूसरे टाइप के पेशेंट्स भी देखते हैं अगर कोई आ जाए आपकी क्लिनिक पे, या आपके कुछ पेशेंट्स ऐसे बंधे हुए हैं जो रेगुलर बेसिस पे आते हैं आपके, जिनको डायबिटीज नहीं कुछ और भी बीमारी है, जनरल डिजीजेज या कोई स्पेशलाइज्ड डिजीज? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे पास हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट बहुत आते हैं, ज्वाइंट्स की जो प्रॉब्लम हो जाती है, जिसम में दर्द रखने लगना या कुछ हाथ पैर सुन हो जाना, उनके पेशेंट से मेरे पास आते हैं। बहुत मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं। और प्लस मेरा एक्सपोजर है 6 से 7 साल मैंने एंडोक्राइन की फील्ड में काम करा है यहीं एमयू में, तो मेरे पास थायराइड के पेशेंट्स बहुत आते हैं, थायराइड डिसऑर्डर्स इन एनी फॉर्म, थायरोटॉक्सिकोसिस हो या हाइपरथायरॉयडिज्म हो या हाइपोथायरॉयडिज्म हो, उसके आते हैं मेरे पास जो हैं। प्लस विटामिन डी डेफिशिएंसी वगैरह के भी बहुत आते हैं, B12 वगैरह की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके आते हैं। प्लस एक पार्ट हमारा कार्डियोलॉजी का भी आता है, हम उसको भी पेशेंट को एडवाइस करते हैं, और एक पार्ट हमारा नेफ्रोलॉजी का भी आता है, उसको भी एडवाइस करते हैं। प्लस जो न्यूरोपैथी के आते हैं हम उनको भी एडवाइस करते हैं। बाकी जो इन जर्नल चीज़ें होती हैं, नज़ला, खांसी, बुखार, उसके भी आते हैं मेरे पास पेशेंट जो है। इन्फेक्शियस मेडिसिन वगैरह के भी खूब मेरे पास पेशेंट्स वगैरह आते रहते हैं। तो इसी तरह से ये सारे पेशेंट्स डेली मेरे रहते हैं। लेकिन जो मेरा मेजॉरिटी वो डायबिटोलॉजी का आता है, बाकी तकरीबन ये समझिए 40% केसेज इन सबके होते हैं। 60% मेरा मेन जो फोकस है, और जो पेशेंट्स आते हैं वो डायबिटीज के मुतालिक आते हैं, और 40% के अंदर बाकी चेस्ट की प्रॉब्लम्स में बहुत पेशेंट्स आते हैं, COPD, ब्रोंकियल एस्मा के आते हैं। तो ये सारे केसेस हैं, TB के भी आते हैं केसेस जो होते हैं, उन इन जनरल ये सारी चीजें आती हैं। अच्छा, तो दोस्तों हम एक बार फिर से आपको ये बताते चलें कि डॉक्टर साहब की अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस अलीगढ़ में भोजपुर में मुजम्मिल कॉम्प्लेक्स एक जगह है, मुजम्मिल मंजिल के में, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ पे आपकी एक लैब भी है जो कि बिनसिना के नाम से है, और डॉक्टर साहब माशाल्लाह से काफ़ी जगहों से फेलोशिप ले चुके हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका जनरल डायबिटीज़ में कंट्रीब्यूशन क्या है डॉक्टर साहब अभी तक अलीगढ़ में? अगर हम देखें तो आप अपने आप को कहाँ प्लेस करते हैं? बस देखिए, ये तो प्लेस की जो पोजीशन है किस जगह लाई करती है। अच्छा चलिए इसको छोड़िए। हाँ छोड़िए सवाल जी।
जी जी सही बात। पेशेंट ज्यादा अच्छा क्लासिफाई कर सकता है डॉक्टर को, हाँ या किसी हायरार्की में रख सकता है कौन सा है। तो मैं करेक्ट। डायबिटोलॉजी में आपको बताऊं, मैंने एज अ इन्वेस्टिगेटर 10 मल्टी सेंट्रिक, मतलब जो और जी कंट्रीज में भी चल रही थी और जगह भी चल रही थी और सेंटर्स में भी, एमएनसीज वगैरह बाहर जो था, 10 मैंने एज अ को इन्वेस्टिगेटर रिसर्च करी है डायबिटीज में। एज अ को जी इन्वेस्टिगेटर आई एम सेइंग, या जी सब इन्वेस्टिगेटर यू कैन से। दूसरा, मैंने डायबिटीज के कैंप कर रखे हैं, मोर देन 500 मेरे डायबिटीज के खाली कैंप हैं। और एक एक अच्छा कैंप के अंदर माशाल्लाह। आप ऑन एन एवरेज लगा लीजिए कहीं 200 से लेके हजार तक लोग आते थे टेस्ट कराने, ये ब्लड शुगर नपाने। तो वो हम करते रहे हैं हमेशा, और आगे भी वो प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा। प्लस मैंने आपको जैसे बताया था, मेरा एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी होता है पेशेंट से, और यू कैन से मोबाइल, बेटर टू यूज द वर्ड मोबाइल, जहाँ जी पेशेंट मुझे सवालात रखते हैं अपनी डाइट, एक्सरसाइज, इलाज के अच्छा मुतालिक, परेशानी के मुतालिक। वो मैं मंथली या यू कैन से आफ्टर 2 months और 3 months, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द अच्छा। जो तो ये बहुत अच्छा कंडीशंस हुआ हैं, है जो कि चीजें हैं। अगर पेशेंट वहाँ नहीं आ सकता है या उस शहर में नहीं है, कहीं बाहर है या यहाँ दुबई में है, तो यहाँ से भी आपको अप्रोच कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू मोबाइल। तो ये तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का नंबर नीचे है और 9997880039। जी जी मेरे सर। न्यूज़पेपर के अंदर भी काफी वो चीजें छपती रहती हैं। मैं हमेशा, जैसे कि मानिए गर्मी एंड डायबिटीज, विंटर एंड डायबिटीज, मेरी बहुत सी चीजें मैंने इसके बारे में बहुत बहुत न्यूज़पेपर में लिखा देता रहता हूँ। ये आपने बस ये खुद है ही एक कि अच्छा सवाल मुझे दे है, दिया कि व्हाट इज गर्मी इन डायबिटीज, व्हाट इज विंटर इन डायबिटीज। हाँ किस तरह ये बताते से चलिए आप। बॉडी आपको रखना है, वेल हाइड्रेटेड रखना है, क्या पहनना है, वॉक जब करने जा रहा है तो उसके जूते का साइज क्या होना चाहिए, सॉक्स कौन सा होना चाहिए, कॉटन कितना परसेंट अच्छा होना चाहिए, जब वॉक अच्छा करने जा रहे हैं तो कॉटन के कपड़े होने चाहिए या उसमें कोई और चीज मिक्स होनी चाहिए, ताकि जो जी स्वेटिंग आए, किस तरह से किस इंसान को वॉक करना है मॉर्निंग में, सूरज निकलने से पहले या निकलने के बाद, कितनी तेज वॉक होना चाहिए, वॉक करने के बाद कितना पल्स रेट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं थ्रू न्यूज़पेपर और थ्रू, मैंने अच्छा जैसे आप बताया, मोबाइल के जरिए कन्वर्सेशन होता है जी। वेरी ये गुड। मेरा सारा चलता रहता है पेशेंट से हमेशा। पेशेंट एजुकेशन बहुत प्रोग्राम्स में अच्छा। मैं बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहता हूँ। तो दोस्तों आज की मुलाकात मेरे ख्याल से यहीं ख़त्म करनी चाहिए। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे तो हमारे साथियों को, दोस्तों को, तो एक मैसेज आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो नहीं, मैं आप ये बहुत बताएं। शुक्रगुजार हूँ उन दोस्त और साथियों का जिन्होंने रिक्वेस्ट करी मेरे मुतालिक कि मुझे आना चाहिए, एक बार डायबिटीज पे बोलना जी चाहिए। जी बिल्कुल। जितनी नॉलेज जो मैं बोल सकता था मैक्सिमम मैंने वो कोशिश करी है डिलीवर करने की एक नहीं, आई मैसेज, बिलीव इट्स वेरी कि इंफॉर्मेटिव। डायबिटीज को यस। अच्छी तरह से इंसान समझे, डरे नहीं, प्रॉपर इलाज करे, सही डाइट ले, कितना वॉक करना है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं डायबिटीज़ की। एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन तो नहीं दी जा सकती इस मुख्तसर टाइम में, लेकिन जितनी हो सकी वो कोशिश करा गया। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट करा, इतना टाइम दिया, अरे आपने बहुत वही शुक्रिया साहब। सवालात रखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मुख्तसर सा हो सका था हमने कोशिश करी एक्सप्लेन करने की। ये है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर SS अकबर साहब से, जो कि अलीगढ़ में बेस्ड हैं, और आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपसे आप बात कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रह सकते हैं डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब का नंबर नीचे बार में स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉल बार में आप देख सकते हैं। मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ, 00919978880039। इस नंबर पे आप डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम आज का बिन सिन्हा पैथोलॉजी लैब, जो कि अलीगढ़ में मौजूद है मुजम्मिल कॉम्प्लेक्स में, उन्होंने इस इवेंट को स्पॉन्सर किया है। हम सब उनके भी शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। और इंशाल्लाह अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। इंशाल्लाह नए जब आप हुक्म करेंगे, जब लोग मुझे वो रिक्वेस्ट करेंगे, मैं ऑब्वियसली टाइम निकालूंगा। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।